देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की आड़ी में आपका स्वागत है। आज TV9 भारतवर्ष एक मुहिम के साथ आपके सामने हाजिर है। ये मुहिम है कोरोना के बेतहाशा बढ़ते आंकड़ों के बीच अपने दर्शकों को जागरूक करने की मुहिम। हमें आपकी फिक्र है, हमें हर एक जिंदगी की परवाह है। इसलिए इस मुहिम के जरिए TV9 भारतवर्ष कोरोना काल में जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामले हर गुजरते दिन के साथ और भी चिंताजनक होते जा रहे हैं। ये पता था कि अनलॉक 1 के साथ संक्रमण के केसेस बढ़ेंगे, पर इतने बढ़ेंगे और इस रफ्तार के साथ बढ़ेंगे ये पता नहीं था। अब मौजूदा डबलिंग रेट के साथ जुलाई के आखिर तक ये तस्वीर और भी डरावनी हो सकती है। ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है। खास ध्यान देने वाली बात यह कि ऐसे हालातों के बीच भी दोनों ही जगह दोबारा लॉकडाउन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। अस्पतालों का आलम यह है कि वो मुंबई का सायन हो या दिल्ली का LNJP, यहां से आई तस्वीरें रूह कपा देती हैं। दिल्ली में तो अस्पताल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को चिंता जाहिर करनी पड़ गई। किधर जा रहे हैं देश के वो दो महानगर जिनसे इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का किसी ना किसी रूप में ताल्लुक है। आज की अड़ी इसी पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेतहाशा बढ़ रही है। हर तरफ इस बात का खौफ है कि क्या बढ़ती हुई कोरोना की रफ्तार दिल्ली और मुंबई को एक बार फिर से थामने वाली है। क्या इन दो राजधानियों में आने जाने की बंदिश लगने वाली है? क्या दिल्ली और मुंबई में फिर से लॉकडाउन होने वाला है? सोशल मीडिया पर तैरते हुए इन तमाम सवालों पर दोनों ही शहरों के सरकारी तंत्र ने विराम लगा दिया है। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कह दिया कि फिर से लॉक नहीं होगी दिल्ली। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर कुछ चल रहा है? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। सरकारें जो भी दावा कर रही हैं, मगर हकीकत देखें तो कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। दिल्ली में रिटेलर्स के संगठन CAIT ने व्यापारियों को एक ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भेजा है और राय मांगी है कि क्या राजधानी में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए बाजार बंद कर देने चाहिए। आज देर शाम तक रायशुमारी के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन जो दिल्ली की तस्वीर है उसे देखकर लगता है कि बाजार बंद होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारा उद्देश्य निश्चित रूप से सरकार के साथ सहयोग करने का है, जिससे जिस आंकड़े का जिक्र श्री अरविंद केजरीवाल ने किया है उस आंकड़े को काफी हद तक रोका जा सके। सब कुछ खोलकर महामारी से महायुद्ध लड़ रहे दोनों ही शहरों के प्रशासन के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगहों पर वायरस से संक्रमित और वायरस से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कोविड अस्पताल कम हो रहे हैं, बेड घटते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के हालात पर अफसोस जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं हो रहा है। अस्पताल में डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी के साथ मरीज हैं। मरीज के परिजनों को जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही वायरस की वजह से मौत हो जाने के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। केंद्र सरकार बिल्कुल खड़ी है दिल्ली वासियों के साथ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कंधे से कंधे मिलाकर दिल्ली की सरकार भी काम करे, कोई राजनीति ना करे और सड़क पर उतरकर मरीजों की चिंता करे। लगातार कोहराम मचा रहे कोरोना काल में मौत का सिलसिला कब थमेगा? कोरोना से ठहरी जिंदगी कब तक पटरी पर लौटेगी? कोरोना से कैसे लड़ेगी दिल्ली और कैसे मुकाबला करेगी मुंबई? इन्हीं सवालों के साथ TV9 भारतवर्ष अपनी मुहिम को आगे बढ़ाता है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आड़ी में खास मेहमान। लेकिन जो मेहमान अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंत्री हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की सियासत में कद्दावर नाम है। नवाब मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीत जैन, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ताल्लुक है उनका, और डॉक्टर संजीव कुमार मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर मनोज गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पल्मोनोलॉजी मतलब फेफड़ों से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें फोर्टिस में वो काम कर रहे हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नवाब मलिक साहब के पास हम जाएंगे। नवाब मलिक साहब,
महाराष्ट्र का हाल क्या है, किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 1.5 से 2 महीने में? इस दौरान आप पीक देख रहे हैं या इसके बाद? आप देख लें कि आज जो नंबर्स हैं लगभग 94-95 हजार के करीब महाराष्ट्र में है। मुंबई शहर में 52 हजार के करीब अभी तक मामले सामने आए, जिसमें डिस्चार्ज 44% जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हुए। जहां तक पिछले डबलिंग रेट का सवाल है, आज पूरे देश में 16 दिन में डबलिंग है। उसके विपरीत आप देखेंगे तो मुंबई में 25 दिन का ये नंबर है। मुंबई शहर में जो हॉट स्पॉट धराई था, वर्ली था या गोवंडी एमी स्पॉट थे, वहां पे 40 दिन का डबलिंग रेट आ गया। इसका मतलब वहां पे जो संक्रमण बड़े पैमाने पे तेजी से बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं परिस्थिति वहां पे कंट्रोल में है। जो हमारा ग्राफ है वो कहीं ना कहीं फ्लैट हो रहा है, ये नहीं कि वो उतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, फ्लैट हो रहा है। और हमें लगता है कि लोगों ने अगर एहतियात बरता, जिस तरह से सरकार कह रही है उसी तरह से लोग सहयोग देंगे, तो हमें लगता है कि फ्लैट ज्यादा दिन और रह के ये डाउन हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन नवाब मलिक साहब, ये आपने अचीव कैसे किया है? ये 23 मई को 25,600 के आसपास 23,600 माफ कीजिए केसेस थे और 11 दिन का इसमें डबलिंग रेट था। इसको अब आप बता रहे हैं कि ये डबलिंग अब बढ़कर 25 हो गई, जबकि नेशनल एवरेज 16 दिनों का है। ये कैसे अचीव किया आपने? वो क्या काम था जिसको करने के बाद ये नतीजे मिले हैं? देखिए, बड़े पैमाने पे जो टेस्टिंग है, आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई। मुंबई में हम लोगों ने जो टेस्टिंग पे, हर राज्यों में आप देखेंगे कि सरकार तय करेगी ये टेस्ट करना है कि नहीं। हमने फ्री कर दिया है कि लोग अपना टेस्ट प्राइवेट लैब में भी कर सकते हैं। फीवर कैंप लगा के लोगों को टेस्ट किया गया। हमने सोसाइटियों को कहा कि आप थर्मोगन लेके, ऑक्सीमीटर लेके आप अपनी सोसाइटी में चेक करें कि किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है या किसी को टेम्परेचर है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसमें काम पे लगी। बड़े पैमाने पे हमने महानगर पालिका के जो हमारे पार्षद हैं उन्हें भी गन खरीदना, ऑक्सीमीटर देना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो झुग्गी झोपड़ी है वहां पे भी इस तरह से एक अभियान शुरू किया गया। हमें लगता है पहले लोगों में डर था कि मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मेरे घर वालों को कहाँ ले जाएंगे, इलाज होगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, डर एक पैदा किया गया। हमें लगता है कि आज की तारीख में लोगों का भय निकला है, डर निकला है। शुरुआती दौर में ही लोग सामने आके अपना इलाज कराना चाहते हैं। जब शुरुआत में जब कोरोना के केसेस आ रहे थे तो लोग छुपे रहते थे, उन्हें लगता था कोरोना हुआ तो मौत हुई सीधे। लेकिन एक लोगों में विश्वास हुआ है कि अगर शुरुआती दौर में हम अस्पतालों तक पहुंच गए, इलाज हमने किया, तो हमें कहीं ना कहीं इससे राहत मिल सकती है। लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है, लोग खुल के सामने आने लगे, बताने लगे। क्वारंटाइन सेंटर में जब हम लोगों को ले जाते हैं तो पहले ऐसा लगता था कि जेल में ले जा रहे हैं। अभी उन्हें समझाया गया है कि आप जिस झुग्गी झोपड़ी में रहते हो उससे अच्छा मकान है, आपको 300 फुट के मकान अलग अलहदा दे रहे हैं, कॉमन टॉयलेट नहीं, वहाँ सेल्फ कंटेन बाथरूम है, खाना मिलेगा, आप कपड़े लेके चलो। तो लोगों में जो विश्वास पैदा हुआ जिसके कारण थोड़ा सा बदलाव आया, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी, और दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, धारावी एक बड़ा चिंता का विषय था, वहाँ से अब जो बात पता चल रही है वो ये कि अधिकांश लोगों को, वहाँ करीब 39,000 लोगों को तो ये बताया जा रहा है कि होम आइसोलेशन में रखा गया है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है वहाँ? क्या आइसोलेशन धारावी जैसी जगह में इतने सारे लोगों का मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ कुछ ही लोग हैं जिनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन में रखा गया है, ज़्यादातर लोगों को अपने घरों पर ही रखने के लिए कहा गया है। ये मुमकिन हो पा रहा है? ये डुएबल था, वहाँ पर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो स्लम है, जहाँ पे कॉमन टॉयलेट है, उनको तो होम क्वारंटाइन किया नहीं जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उन्हें सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना पड़ेगा। लेकिन धारावी में बहुत सारे एसआरए के तहत मकानात बने गए और मकानात बनने के बाद सेल्फ कंटेन उनके बाथरूम है, तो ऐसी सोसाइटियों को लॉक किया गया है कि उस सोसाइटी से कोई बाहर नहीं आ सकता और कोई अंदर नहीं जा सकता। तो उस तरह से ये लोग क्वारंटाइन जोन बना के उन्हें अपने ही घरों में रखा गया है। अगर सोसाइटी के लोग ये तय कर लें कि हम बाहर नहीं जाएंगे या उन्हें रोका जाए बाहर आने से, तो वो क्वारंटाइन सेंटर में कहीं ना कहीं वो तब्दील हो जाता है। उसमें अगर कोई पेशेंट है, उसका टेस्टिंग करके उसे बाहर निकाला जाता है। तो हमें लगता है कि आज भी बड़े पैमाने पे जिनके अच्छे मकान है वो होम क्वारंटाइन के सारे नियम पालते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग जनता का मिल रहा है, जिसके कारण ये सफलता मिल रही है।
वहां पर आपने दो चीजें, क्योंकि ये दो बातें यहाँ दिल्ली में भी एक खासा कॉज ऑफ कंसर्न है। एक तो ये कि सरकारी अस्पतालों में जो लोग हैं उनको भटकना ना पड़े यहाँ से वहाँ, एक बार में जाने पर उसका रिड्रेसल हो सके। जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए जा रहे हैं वो सिर्फ नेम सेक ना हो, वो काम भी करें। वहाँ पर यह भी सुना जा रहा है कि आपने किसी एप्लीकेशन के माध्यम से भी लोगों को आप सूचित करना शुरू किया है, वो कितना हेल्पफुल हो रहा है उनके लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में अनड्यू चार्जेस ना लिए जाएं, ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि 1916 हमारा हेल्पलाइन नंबर था, लेकिन 1916 से एक ही हेल्पलाइन नंबर को हमने पूरी तरह से, जो हमारे यहाँ प्रभाग हैं 24 वार्ड है, वहाँ पे भी हमने कॉल सेंटर या वहाँ पे इमरजेंसी सेंटर हमने शुरू किए। बड़े पैमाने पे उन नंबरों को हमने सर्कुलेट किया। वहाँ पे 24 घंटे एक डॉक्टर, 2-3 और कॉल रिसीव करने वाले लोग, एक टीचर, एक डाटा एनालाइज करने वाले लोग और एम्बुलेंस सेवा देने वाले लोग, सारे लोगों को वार्ड वाइज बिठाया गया है। तो कहीं ना कहीं वार्ड में से भी लोगों को सहायता मिल रही है। एक और एप्लीकेशन भी हमारे बीएमसी ने डेवलप किया है, जिस एप्लीकेशन पे खुद लोग देख सकते हैं कि कहाँ बेड अवेलेबल है। आज आपको मैं बता दूं, महानगर पालिका के लगभग 30 से 35% जो बेड है वो आज भी अवेलेबल है। हमने छोटे नर्सिंग होम के भी 3-4 हजार बेड्स को कोविड कन्वर्ट किया है, जो लोग खुद पेमेंट करते हैं। तो वहां पे भी आज लगभग 20-25% बेड खाली है। जो बड़े अस्पताल हैं वहां पे जो हमने हमारे कोटे का बेड ले रखा है, ये बात सही है कि लोग, हर आदमी बड़े अस्पतालों में जाना चाहता है जो एफर्ट करता है। और ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं आईसीयू बेड के बड़े पैमाने पे कमी हो सकती है। आज के दिन कमी नहीं है। वेंटिलेटर को लेके एक आध दिन के लिए या 2-4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी एक दिन तक भी लोगों को दिक्कत होती है। सरकार ने अपने तरीके से 300 आईसीयू बेड जोड़ने का जो हमारा काम चल रहा था, वो इसी सप्ताह में, वो उसमें एडिशनल हम आईसीयू बेड डालेंगे। और हमें लगता है कि अब जिस तरह से पैनिक था वो पैनिक कम है। टेलीफोन किसी का जाता है, एम्बुलेंस उसके दरवाजे पे पहुंच जाती है। और जो हमने डिसेंट्रलाइज किया है पूरा सिस्टम वार्ड वाइज, उसकी वजह से थोड़ी सी राहत है और लोगों को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप देख रहे हो महाराष्ट्र के बरक्स, मुंबई के बरक्स, खासतौर से दिल्ली को, मुंबई में पहले पैनिक सिचुएशन थी, दिल्ली कंपैरेटिवली काम लग रहा था, लेकिन अब यहां पर पैनिक दिखाई दे रहा है और मुंबई काम होने की तरफ बढ़ चली है। इसकी कोई विशेष वजह देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमें आईसीएमआर का जब विजिट हुई तो उन्होंने हमें चेताया कि आप 5 लाख तक आपका नंबर जा सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसी दिशा में मुख्यमंत्री महोदय ने काम करना शुरू किया। मेगा हमारे जो अस्पताल हमने बनाए, चाहे वो बीकेसी में हो, वर्ली में हो, या रिचर्डसन कुरुदास में बन रहा है, गोरेगांव में एनएससीआई का जो हमारा एग्जीबिशन सेंटर था वो हमने कन्वर्ट किया, या हमारा एग्जीबिशन सेंटर जो नवी मुंबई का है वो कन्वर्ट हम कर रहे हैं, और भी बेड हमारे पास आएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जैसे जैसे ज्यादा पेशेंट आएंगे तो उनको कैसे सुविधा दी जाए, उस दिशा में पिछले महीने, 1.5 महीने से काम हो रहा है। तो धीरे धीरे एड ऑन चीजें हो रही हैं, जिसके कारण वो पैनिक की सिचुएशन मुंबई शहर में नहीं है। अच्छा नवाब साहब, एक बात और, ये आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे चीज़ों का प्रोजेक्शन लिया जाता है, जैसे दिल्ली ने अभी एक प्रोजेक्शन लिया, मौजूदा डबलिंग रेट्स को देखते हुए उन्होंने ये बताया कि 5.5 लाख बेड्स की ज़रूरत होगी, जुलाई के 5.5 लाख लोग संक्रमित होंगे, 80,000 बेड्स की, अगर बाहरियों को भी एकोमोडेट करते हैं तो 1.5 लाख बेड्स की ज़रूरत होगी। इस तरह के प्रोजेक्शंस प्रैक्टिकल हैं क्या? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये फ्लक्चुएट करता है, डबलिंग रेट भी फ्लक्चुएट करता है, इसको बढ़ाने की दिशा में ही सरकारें काम कर रही हैं, और जो जितना बढ़िया कर रहा है उतना डबलिंग रेट ये बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहे हैं, कितने दिनों में डबल होगा। तो इसको लेकर प्रोजेक्शन निकालना चाहिए, या कोशिश ये होनी चाहिए कि संक्रमण के मामले कम से कम हों, अधिक से अधिक दिनों में कम से कम मामले? देखिए, दोनों फील्ड पे काम करना पड़ेगा। अगर हो जाता है तो हम उतनी तैयारी में है कि नहीं, उसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन पेशेंट को ढूंढना भी सबसे बड़ा काम है। फीवर कैंप होना चाहिए, डोर टू डोर लोगों को चेक किया जाए। चेक क्या करना है कि ऑक्सीजन कहीं कम तो नहीं है, फीवर तो नहीं है। अगर बड़े पॉपुलेशन को आप स्कैन कर लोगे और उसमें से जो भी सिम्टमिक या थोड़ी सी भी लक्षण नजर आ रहे हैं, या फीवर है या ऑक्सीजन डाउन हो रहा है, उन्हें निकालेंगे और ट्रेस करेंगे, तो हमें लगता है कि जो डबलिंग रेट है उसे कंट्रोल करने में सहायता मिल सकती है। तो दिल्ली को भी, जो मुंबई में हर वार्ड में जो हमारा हेल्थ ऑफिसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं, सभी वार्डों में लगभग
15-20 डिस्पेंसरीज हैं एक एक वार्ड में। लगभग मुंबई शहर के अंदर 450-500 डिस्पेंसरी है और एडिशनल डॉक्टर, एडिशनल मैन फोर्स, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका सहयोग लेके जिस तरह से फीवर कैंप और स्कैनिंग करने का डोर टू डोर चल रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो एक साधन बन सकता है। ये करना चाहिए। नवाब मलिक साहब, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप लोग इसको कोविड को महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएं और बहुत जल्द हम वहां चीजें सामान्य होने की तरफ बढ़ती हुई देखें। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आपका। थैंक यू। और हमारे साथ अब जफर इस्लाम साहब भी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप दिल्ली में और देश में चीजें किधर जाती हुई देख रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अनलॉकिंग के बाद कहीं चीजें आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गई हैं और सरकारों ने भी कहीं सरेंडर वाली मुद्रा में तो नहीं आ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब केवल हर्ड इम्यूनिटी में ही पनाह है क्या? देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात कि देश में एक स्टेट नहीं, कई अनेक स्टेट है और हर स्टेट के अलग अलग परफॉर्मेंस है, आपके सामने है, वो आंकड़े सामने हैं। दिल्ली की जब बात कर रहे हैं आप, तो मैं 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर, दोनों के गलत और गैर जिम्मेदाराना बयान थे, जिससे लोगों में खलबली मची और एक पैनिक सिचुएशन हुआ कि 5 लाख हो जाएंगे, 7 लाख हो जाएंगे। देखिए, ये आंकड़े जो है, अगर उनके पास कोई किसी स्टडी के तहत ऐसे आंकड़े आए थे तो ये आंकड़े उनको अपने लिए रखने चाहिए थे, ना कि पब्लिक डोमेन में भेजना चाहिए था और अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे अभी नवाब साहब कह रहे थे कि आईसीएमआर की टीम गई थी, मुझे मालूम है आईसीएमआर की टीम गई थी, उनके साथ सारे पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो उन्होंने सुझाव दिए होंगे उसका अगर पालन कर रहे हैं तो उससे उस पालन का फायदा होगा। उसी तरह दिल्ली में तो बिल्कुल हर इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, लेकिन उनको हर चीज में राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक पैतरे किए यहाँ पर और गलत तरीके से किए, इसलिए लोगों को गुमराह करने की बात की। मुझे लगता है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम और कई प्रोग्रामों में ऐसा कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान से परे रहना चाहिए, बचना चाहिए। उनको फोकस करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतने 75 दिन 80 दिन मिले उसमें डेवलप नहीं कर पाए, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि उसमें डेवलप करना चाहिए था उनको। और जिस तरह से बाकी प्रदेश इसको आसानी से टैकल कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी प्रिपेयर्डनेस के साथ टैकल कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए था। और लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब जब लौटूंगा तो ये पूछूंगा कि खास तौर से उंगलियां उठ रही हैं दिल्ली की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ और तमिलनाडु की तरफ कि इन्होंने क्या अपने डेटा को छिपाया है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं? मैं आपके पास लौटूंगा तो यही समझूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जाऊंगा डॉक्टर अजीत जैन के पास, क्योंकि इन डॉक्टर्स का वक्त बेहद कीमती और इस वक्त इनको लोगों की जान बचाने में भूमिकाएं निभानी है। डॉक्टर अजीत, सॉरी मैंने इतनी देर तक आपको वेट कराया, लेकिन अपरिहार्य था ऐसा कराना। अब मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि गुजरते हर एक दिन के साथ लोग ये समझ रहे हैं कि एक चैलेंज आया तो उसको सॉल्व करने की दिशा में हमको और ज्यादा बेहतरी के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। असल में हर गुजरते दिन के साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है कि ये चुनौती और मेहनत होती जा रही है? जैसा आपने बोला कि हर गुजरते दिन के साथ में केसेस की संख्या बढ़ रही है, वो ये सत्य है। और जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है हर लेवल पर, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, ये सारे डेटा के बेस के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस स्ट्रेटजी बनाने के अंदर हम एग्जीक्यूटर्स हैं, वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। अभी जो नंबर ऑफ बेड्स हैं धीरे धीरे ऑक्सीजेंसी इसकी बढ़ती जा रही है। अगर मैं शुरुआत से बोलूँ तो शुरू के अंदर जो पेशेंट्स थे उनकी संख्या कम थी और उनके अंदर सस्पेक्ट में नेगेटिव लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बदलता गया, सस्पेक्ट के अंदर पॉजिटिव की संख्या ज्यादा निकलने लगी और इस बार आगे जो पॉजिटिव भी ज्यादा है। दूसरी बात, शुरू में यंगस्टर्स ज्यादा थे, धीरे धीरे एवरेज एज बढ़ने लगी और अब ज्यादा उनके लोग ज्यादा है। तीसरा जो फर्क हम देखते हैं कि कोमॉर्बिडिटी शुरू में काफी कम थी, अब कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट, कोमॉर्बिडिटी मतलब कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, सीओपीडी है या लिवर क्रोनिक लीवर डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या जिनका बीएमआई ज्यादा है या इम्यूनो सप्रेशन पर है या ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनकी संख्या ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ये सारे लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं
तो अब जो भी स्ट्रेटजी बन रही है इन हाई रिस्क ग्रुप और जो ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं, जेरियाट्रिक मेडिसिन जिसको हम बोले, उसका हमें जरूरत ज्यादा पड़ रहा है। तो स्ट्रेटजिकली रेगुलरली हम लोग आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड, एचपीयू के बेड और ये जो कोमॉर्बिडिटी के रिलेटेड लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। वो तो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से डिजीज हमारे सामने आ रही है, इस डिजीज को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से फेस कर सकें और लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीत जैन, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जैसा हमने आपको बताया संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव मेहता भी जुड़े हुए हैं लीलावती हॉस्पिटल से, उनका रुख हम करेंगे। डॉक्टर संजीव मेहता, अभी हम मुंबई के संदर्भ में चीज़ों को समझ रहे थे, जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पिछले 10-12 दिनों में चीज़ें बदली हैं। पहले जो दिल्ली बेहतर दिख रही थी मुंबई के मुकाबले, दिल्ली में पैनिक है और मुंबई बेहतर होने की दिशा में बढ़ी है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और अगर ऐसा है तो रीज़न क्या है? धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और ये विषय बहुत जरूरी है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आई थिंक पिछले चंद दिनों में 10-15 दिनों में थोड़ा फर्क पड़ा है। एक समय था कि हमें कोई बेड्स नहीं मिल रहे थे, बहुत भीड़ भड़के थे और लोग बहुत घबराए हुए थे। और अब आज ये सिचुएशन है कि बेड्स मिल रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 100 पेशेंट्स रहते हैं, लेकिन अब हमें भी जनरल पेशेंट्स मिल रहे हैं। इस समय इंटेंसिव केयर बेड, जो आईसीयू बेड्स हैं, वो कम हो गए हैं। आई थिंक इसके कारण 2-3 हैं। एक तो जैसे मलिक साहब ने पहले कहा कि लोग कम घबराए हुए हैं। अब एमएचए की भी अच्छी गाइडलाइंस आई हैं कि जिनको कम तकलीफ है, जिनको माइल्ड केसेस या वेरी माइल्ड केसेस हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए कई लोग अभी घर पे रह रहे हैं। उससे ये फायदा हो गया कि अभी हम हमारे बेड्स के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो गया। एक दूसरी चीज ये है कि अभी डिस्चार्ज पॉलिसी भी अच्छी हो गई है, सो लोग अभी घर जा रहे हैं। आई थिंक तो थर्ड जो मेरे को लग रहा है, ये माइक्रो कंटेनमेंट जो हो रही हैं, उससे छोटी छोटी एरियाज में हम अब लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये सब चीजों एंड फिर आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेड्स की अवेलेबिलिटी हो गई है। ये सबको लेते हुए कंडीशन पहले से अच्छी हुई है मुंबई में। और लेकिन अभी भी आईसीयू बेड्स की बहुत कमी है, आईसीयू की बहुत जरूरत है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। और अगर वो हो जाए तो आई थिंक मुंबई में ज़्यादा सिचुएशन और अच्छी हो सकती है। डॉक्टर मेहता, मैं एक बात और समझना चाह रहा हूँ, ये जो होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन की बात की जाती है, ये ठीक है कि इससे जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं उन पर प्रेशर कम होगा, लेकिन जाहिर है इस वायरस के साथ तो एक्सपर्ट्स भी ये समझते हैं कि जो सलाहियतें उनको मालूम हैं वो भी कम पड़ जाती हैं, इतना खतरनाक वायरस है। तो वो लोग जो घर में रखे जा रहे हैं, क्या वो दूसरों के लिए संक्रमण की वजह नहीं बन सकते? क्या इस हिसाब से ये सेफ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको घर पे रखने से बेड्स पर दबाव तो कम हुआ लेकिन संक्रमित होने के रिस्क बढ़ गए दूसरों के? नहीं, अगर हम सही तरीके से एमएचए की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस पढ़ेंगे और उनको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो वो रिस्क बहुत कम है। एक चीज और भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैक्सिमम रिस्क जो होता है किसी को इन्फेक्शन स्प्रेड होने का, वो सिम्टम्स होने के 1 या 2 दिन पहले होता है। सो अगर ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अगर किसी को एक दूसरे से होना था वो तो पहले ही हो गया, जो स्प्रेड होना था। मैक्सिमम वायरल लोड तब होता है, एक बार ये इन्फेक्शन आ गया सिम्टम्स होने के बाद। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ WHO का हालिया बयान देखें। डॉक्टर रोमिल टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रोमिल, इस संदर्भ में मैं जिक्र करना चाह रहा था कि वो तो ये कह रहा है कि जब तक एसिम्प्टोमेटिक हैं लोग, वो असल में दूसरों के लिए संक्रमण का जोखिम नहीं रहते। ये इन दोनों बातों को कैसे देखा जाए? क्या ये टेस्ट किया जा चुका है, ये ट्रायल्स हो चुके हैं और ये पता चल चुका है कि वो लोग संक्रमित करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, अभी तक जो भी हमारे पास स्टडीज हैं या जो देखा गया इस बीमारी में पिछले 4 महीनों में, उससे यही पता चलता है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक फेज सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव फेज होता है, वायरल लोड भी सबसे ज्यादा तभी होता है और फ्लू के मुकाबले में कोविड में ज्यादा वायरल लोड फर्स्ट वीक में ही होता है।
तो प्री सिम्टोमेटिक फेज और फर्स्ट वीक ऑफ सिम्टम्स जो है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव है। अभी जो WHO ने एक स्टेटमेंट दी थी, बाद में उन्होंने उसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया और बोला दैट्स नॉट व्हाट वी मेंट। तो मतलब ये है कि इन्फेक्टिव है वो, जो भी एसिम्टोमेटिक है या प्री सिम्टोमेटिक है, वो इन्फेक्टिव रहते हैं दूसरों के लिए। वायरल लोड भी उनका काफी होता है। काफी स्टडीज ने देखा है कि वायरल लोड में ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमें तो ऐसे ही चलना है लेके कि एसिम्टोमेटिक, आप देखिए कितने सारे केसेस हो रहे हैं, सब में तो पॉजिटिव कांटेक्ट साथ में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं हुई है ना कहीं तो एसिम्टोमेटिक लोग फैला ही रहे हैं। कॉन्टैक्ट हमें पता भी नहीं चल रहे हैं, काफी लोगों को पता ही नहीं इनको कैसे हुआ। वो घर पे भी हैं, थोड़ा बहुत कांटेक्ट जो हो रहा है उनको फार्मेसी पे या ग्रोसरी लेते टाइम वो भी इनफेक्ट शायद हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम कभी बाहर निकले ही नहीं है। तो सर ये तो बहुत चैलेंजिंग है, मुझे लगता है क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि ऐसा करने से हम बच जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर तमाम एहतियात के बाद भी संक्रमण हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्यों संक्रमित हुए, तो चैलेंज है, फिर करें क्या लोग? तभी फैल रहा है, तभी इतनी तेजी से तो फैल रहा है हर जगह। हम क्यों बोल रहे हैं कि मास्क आप पहनिए? बिकॉज हमें हर दूसरा आदमी एक सस्पेक्टेड कोविड की तरह उसके साथ बिहेव करना है, तभी हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे तो फिर ये फैलता जाएगा, जैसे अभी भी फैल रहा है। काफी ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, जो फैला रहे हैं इस बीमारी को। मैं इस बात को नहीं मानता कि बहुत कम है, जो अभी तक जो हमने देखा है। ये तो रीसेंट स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, बट ये भी उन्होंने बाद में बोला कि दिस इज नॉट व्हाट दे मेंट। मेरी नजर में देखिए यहाँ पे एक और दुविधा है कि अगर ये सुपर स्प्रेडर्स हैं तो फिर इनको तो ये कहा गया है कि अगर जब तक आपको लक्षण नहीं आते आप टेस्ट मत कराइए, आप घर पर रहिए। अब उसको तो पता ही नहीं कि वो सुपर स्प्रेडर है। देखिए, आप सबका टेस्ट तो कर नहीं सकते ना, खासतौर पे एसिम्प्टोमेटिक लोगों का। तो इसलिए आपको सावधानी रखनी है, इसलिए आपको मास्क पहनना है। मान लो कोई एसिम्प्टोमेटिक है, वो इन्फेक्टिव स्टेज में है, आप मिल रहे हो उससे, आपने मास्क पहना है, उसने मास्क पहना, आपने डिस्टेंस मेंटेन की है, तो आपको नहीं होगा इन्फेक्शन। हर किसी एसिम्प्टोमेटिक का 130 करोड़ लोगों का टेस्ट तो हो नहीं सकता है। हम साउथ कोरिया की तरह हर किसी का टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। इट्स नॉट पॉसिबल। एसिम्प्टोमेटिक कुछ ही लोगों का टेस्ट होगा, जो पॉजिटिव केसेस के फैमिली मेंबर्स हैं उनका होगा, या सर्जरी जिनकी होनी होती है उनका होगा। एसिम्प्टोमेटिक तो आप फिर हर किसी का टेस्ट करोगे। अब सवाल सिम्प्टोमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप कि 130 करोड़ लोगों में अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हर किसी का हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इसको समझने वाले और इसके विज्ञान को, महामारी के विज्ञान को समझने वाले लोग ये कहते हैं कि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे और वास्तविक स्थिति पता नहीं चलेगी तो हम असल में एक रूपरेखा और रणनीति बना नहीं पाएंगे। ये भी एक चैलेंज है। हमारे साथ, जैसा हमने आपको बताया, डॉक्टर मनोज गोयल जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी के। उनके पास हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा, क्योंकि इसमें विरोधाभासी बातें हमको सुनने को मिलती रही हैं। वो लोग जो एपिडेमिक को समझते हैं, वो लोग ये लगातार कहते रहे हैं कि हमको वास्तविक आंकड़े पता होना जरूरी है और इसके लिए एग्रेसिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इंडिया जैसे हालात में, देश में ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ रिसोर्सेज को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को। ये कैसी दुविधा है? ये दुविधा तो है, पर एक प्रैक्टिकल इशू भी है ये। और जो भी ये WHO का और अभी जो डिस्कशन चल रहा था, अभी कोई ऐसी सॉलिड स्टडीज नहीं है। WHO को ये जो है कोई प्रूफ के पास जाता है, और जो छोटी छोटी स्टडीज हुई हैं, कोई किसी में 400 केसेस की हुई है, किसी में 60 केसेस की स्टडी, उससे लगता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड है वो वेरीज फ्रॉम 6% टू 41% विद अ मीन ऑफ 16%। तो एक्चुअली कोई इतना बड़ा स्टडी एक तो पॉसिबल भी नहीं है, और कोई सॉलिड स्टडी इतना का एविडेंस दे नहीं सकती कि एसिम्प्टोमेटिक जो है पेशेंट वो इन्फेक्शन फैला रहा है। पर जैसा कि डॉक्टर रमीन कह रहे थे कि जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर कॉन्टैक्ट वो नहीं मिल रहा, मोस्ट ऑफ देम नॉट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट, तो कहीं ना कहीं ये सिम्प्टोमेटिक कैरियर से और या सुपर स्प्रेडर से इन्फेक्शन तो फैल रहा है। अब बात ये आती है कि इनको कैसे स्क्रीन किया जाए। तो देखो, इसमें जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, अगर जहाँ पे अगर एक कॉन्टैक्ट आता है तो उस जगह के आसपास के जो आजकल एंटीबॉडी टेस्ट हैं, उनकी भी एक्यूरेसी भी कोई स्टैब्लिश नहीं है। पर अगर हमारे पास एंटीबॉडी टेस्ट है, जो कि बहुत क्विक फायर टेस्ट है, एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है, और उसकी एक्यूरेसी अगर एस्टैब्लिश्ड है, उसके द्वारा अगर हम इन लोगों को जो लोकलाइज्ड एरियाज में है और उनके आसपास के लोग टेस्ट करेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनका पता लग सकेगा। तो एक वे फॉरवर्ड यही है, और इसी पे काफी तेजी से रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें पास कोई एक्यूरेट एंटीबॉडी टेस्ट आए ताकि मास स्क्रीनिंग हो सके। दूसरा पहलू ये है कि मास स्क्रीनिंग मैंने आज करी, आज 6 दिन बाद मान लो वो बंदा अगर इन्फेक्ट हो गया, तो आप एवरी 1 वीक और 2 वीक्स ये करना भी बहुत इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ये है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल ये एक बड़ा लोगों के दिल में सवाल है डॉक्टर साहब, ये भी समझना जरूरी है।
मास्क पहन के रहना है, आपने भी कहा, रोमिल टिक्कू साहब भी यही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर रजनीश कपूर का स्वागत करता हूं, मेदांता से वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चर्चा में। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। अब सवाल यह है कि ये सब तो लोग पहले से कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं, हाथ भी बार बार धो रहे हैं, उसके बावजूद संक्रमण के केसेस जब वो बढ़ते देखते हैं तो घबराहट होती है। ये हमारे लिए जी जी ओके सो बिल्कुल दिनेश, ये सी these are the challenges once we are talking of corona epidemic, these are the main challenges which we are facing. So एक तो इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जो R0 की बात करते हैं, R0 इज 2.5। सो 2.5 का मायने है एक संक्रमित व्यक्ति आगे 2.5 बंदों को और संक्रमित करेगा और उसके आगे ये चेन बनता जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो एसिम्प्टोमेटिक से इन्फेक्शन होता है। यही कारण है जब अगर ऐसा हो भी सिर्फ सिम्प्टोमेटिक से इन्फेक्शन हो तो वो क्लियर एक ट्रेसिंग बन सकता है, बट एसिम्प्टोमेटिक जब होगा तो ट्रेसिंग नहीं बन पाता, जो कि आजकल का दशा है। सो हम लोग सर्जरीज और प्रोसीजर्स, कार्डियक प्रोसीजर्स करते हैं अपने यहाँ। तो हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट आता है, लास्ट 10 days 15 days इट्स अ हॉरेंडस इमेज एक्चुअली व्हिच वी आर सीइंग। जो पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है और नॉर्मल वे में अपना एंजियोग्राफी कराने आ रहा है, वो भी पॉजिटिव मिल रहा है। So asymptomatic patients are there and they are potential carriers. They are potential infective sources. डॉक्टर साहब, अब ये एसिम्प्टोमेटिक लोग अगर ठीक हो जाएंगे अपने आप तो फिर ये दोबारा इनमें संक्रमण का खतरा रहेगा या ये संक्रमण प्रूफ हो जाएंगे उसके बाद? अभी तक के स्टडीज के अकॉर्डिंग दोबारा संक्रमित होने का खतरा बहुत ही मिनिमम है, बहुत ज्यादा नहीं है। So once they are infected, most likely they will be immune for the long term, but then this virus is also showing mutations. This is not 100% proof, but yes, 99% they will be immune for future infections. This is proven up till now, but what I am saying is that asymptomatic are potential sources of infection in the society. उनको डेटा में लाना जरूरी है। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक जिसका हमें नहीं पता तो हम 14 से 20 दिन का जो इन्फेक्टिव पीरियड है, लेकिन कैसे लाएं डेटा में? टेस्ट सबके हो नहीं सकते, डेटा में लाएं कैसे इनको? सबके टेस्ट नहीं हो सकते। सो एक उसका एडवाइस ये है कि जो कंटेनमेंट जोन्स है, जहां ज्यादा स्प्रेड है, वहां पे हमें जो टेस्ट करने का थ्रेशहोल्ड है वो थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। जो सोर्सेस जिनके आसपास पॉजिटिव केसेस हैं फैमिली के या उस रीजन के, उनको भी हमें इस दायरे में लाना पड़ेगा। आई एग्री 130 करोड़ लोगों का टेस्ट नहीं हो सकता, बट देन वी हैव टू पिक एंड चूज द पॉकेट्स वेयर इट इज मोर डेंस, then there we have to reduce our threshold for the testing. तो क्या आपकी बातों से मैं ये कंक्लूजन भी निकालूं कि वो जगहें जहां ये पॉकेट्स जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जहां संक्रमण ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां पर हमको टेस्ट और क्या उन जगहों को लॉकडाउन करने के बारे में भी सोचना चाहिए क्या? लॉकडाउन फॉर द टोटल सोसाइटी आई थिंक इट्स नॉट फिजिबल आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, वो हम सब लोग देख चुके हैं। बट लॉकडाउन का मायने ये भी हो सकता है अगर हम थ्रेशहोल्ड टेस्ट का ज्यादा नीचे लेके आएंगे उस जगह पे और हमें पता होगा उसमें इन्फेक्टिव लोग इतने हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम ज्यादा इफेक्टिव हैं उस लॉकडाउन। इसको थोड़ा और आसानी से समझाइए ना, ये थ्रेशहोल्ड को आप थोड़ा सा और आसानी से समझाएं, किसी एक आम व्यूअर को भी समझ में आ सके। थ्रेशहोल्ड का मायने ये है, हम ये बिल्कुल मान रहे हैं भी आप इसका जो कारपेट है इन्वेस्टिगेशन का वो सारे इंडिया में नहीं फैला सकते, सारे इंडिया का टेस्ट नहीं कर सकते। जो एक पॉकेट है जिसमें मान लीजिए 500 फैमिलीज रहता है और उसमें पिछले 14 दिन के अंदर ऑलरेडी 30-40 केस हो गया है या 20 केस हो गया है, सो दैट इज अ रेड जोन। उसमें हम अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस किसी व्यक्ति को जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनका सबका टेस्ट करना है। जो किसी 1 घंटा के लिए वो बाहर निकलते हैं लॉन के अंदर, उसकी फैमिली का कोई सदस्य है, उसके आगे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। थ्रेशहोल्ड का मायने ये है कि जो डिसीजन हमें उनके लिए उस एरिया के लिए लेना है, वो उस इन्वेस्टिगेशन का और टेस्ट करने का वो थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एसिम्प्टोमेटिक उस एरिया में है वो पता चल सकें। अगर हम उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम इस डिजीज को रोकथाम करने में काफी हद तक कॉन्कर करेंगे। मैं आ रहा हूं सब मेहमानों के पास। डॉक्टर जफर इस्लाम के पास एक बार फिर से जाऊंगा। जफर इस्लाम साहब, एक बात
जो मैंने आपसे पूछी थी, कुछ जगहों पर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं क्या? जैसे दिल्ली में कई ये बातें चल रही हैं कि 4 नए श्मशान बन गए हैं, एमसीडी के अपने आंकड़े हैं, डेथ नंबर्स को लेकर दिल्ली सरकार अपने आंकड़ों के साथ सामने है। वो कह रहे हैं कि हमने कोविड पेशेंट्स के संदर्भ में आपको ये जो डेथ हैं वो बताई हैं, वो एमसीडी जो इंक्लूड कर रही है वो सस्पेक्टेड, जिनकी संभावित मृत्यु हो सकती है कोविड से, उनको भी इसमें इन्होंने शामिल किया है। ये क्या चीजें हैं सर, और एक सामान्य आदमी को क्या समझ बनानी चाहिए सिस्टम के बारे में? देखिए, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है जो कि आपको ये सवाल नवाब मलिक जी से पूछना चाहिए था, वहां भी ऐसी बातें आ रही हैं। ये सवाल दिल्ली के बारे में भी उठ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ऐसे माहौल, एक्सपर्ट्स हैं, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इनकी सलाह से ही सारी सरकारें चल रही हैं, सारे लोग इनकी सलाह मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जब लोग कह रहे हैं कि घर घर से निकाल के टेस्ट करना चाहिए, ये और जो जिनको संक्रमण के जरा सा भी उनके पास दिखता नहीं है, संकेत नहीं है, उनको भी टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे में इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसी जो है डेटा में नहीं आनी चाहिए, और सारी चीजें जो है वो जनता के सामने और देश के सामने रखनी चाहिए। बाहर आएगा। दिल्ली ने यही किया, और आज देखिए हकीकत है कि आज पैनिक सिचुएशन है दिल्ली में। उससे पूरी तरह से मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ यहाँ की सरकार को, जिन्होंने कई गलत फैसले लिए और कई गलत स्टेटमेंट दिए, जिससे ऐसी सिचुएशन बनी। लेकिन फिर भी ये तू मैं और किसी को ऊपर उंगली उठाने का समय नहीं है। मैं तो एक जिम्मेदार पार्टी का स्पोक्स पर्सन, उसके नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी बनती है सारे सरकारों की, और वहाँ के जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री, उनकी है कि जो भी डेटा हो वो डेटा सामने रखें, और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस का पूरा पालन किया जाए। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, और सवाल मेरा ये है कि मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी जो एक राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेरा नाम कहीं पर मत बोलिएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष हमको ये इशारे मिल रहे हैं कि टेस्ट से बचो, लक्षण है तो भी टेस्ट से बचो, उसको ट्रीटमेंट दो जो दे सकते हो, लेकिन टेस्ट। वो उनकी दुविधा ये थी कि हम इलाज करेंगे तो हम लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, हॉस्पिटल में दूसरे स्टाफ संक्रमित हो सकता है, ये रिस्क हम कैसे लें? क्या अपनी डेटा शीट को ठीक रखने के लिए कई जगहों पर यह किया जा रहा हो सकता है क्या, मनोज साहब? मेरी नज़र में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पर कई बार क्या होता है, अगर वहाँ पे टेस्ट फैसिलिटीज सपोज कर लिए उस एरिया में कम है, तो नेचुरली कुछ प्रेफरेंशियल टेस्टिंग हो सकती है। ये चीज़ अमेरिका में भी देखी गई। जब शुरू में बीमारी आई थी वहाँ पर, तो टेस्ट रिपोर्ट आने में 13-15 दिन लग रहा था, और कई कुछ लोगों में तो 1 महीना तक लगा। तो डिपेंड करता है कि उस एरिया में, उस टाउनशिप में टेस्टिंग फैसिलिटी कितनी एलाबोरेट है। अगर टेस्टिंग फैसिलिटी एलाबोरेट है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू होना चाहिए कि हम जो पेशेंट, जो कि कैंडिडेट हैं, जिसमें कि ICMR ने प्रॉपर गाइडेंस दी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट अगर हम करेंगे तो ज़रूर होगा। हमारे जो मेरा हॉस्पिटल है, मैं गुड़गांव की जहाँ तक बात करूँ, मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि किसी को जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका टेस्ट ना हुआ हो। इवन जो प्री सर्जिकल केसेस हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, जिनकी कॉर्नरी एंजियोग्राफी होनी है या कोई सर्जरी होनी है या कोई प्रोसीजर होना है, उनका भी टेस्ट होता है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। प्रेगनेंसी से पहले भी हम लोग टेस्ट करते हैं, डिलीवरी से पहले जो भी प्रेग्नेंट वुमेन वो अबाउट टू डिलीवर वो एसिम्प्टोमेटिक, उनका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे एरिया में तो नहीं लगता, बट देयर कुड बी सम एरिया जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज अभी अवेलेबल बहुत स्पार्स हो, तो वहाँ शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। डॉक्टर संजीव, विदेश के वो मुल्क जिनमें हमने नंबर्स देखे बहुत तेजी से बढ़ते हुए, डेथ्स बड़ी होती हुई देखी, वहां पर चीजें संभलने की तरफ बढ़ रही हैं, और हिंदुस्तान उधर बढ़ रहा है जहां चीजें डराने वाली हैं। ऐसा क्यों, और क्या हम बहुत जल्द हम भी संभले हुए दिखाई देंगे, या अभी इस बारे में कुछ कहना मुहाल है? हाँ जी, मैं 1-2 पहले के पॉइंट्स बताऊंगा। जो आपने पहले कहा था ना कि WHO कह रहा है एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड नहीं है, WHO ने वो अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर दी है। सो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड डेफिनेटली है। टेस्टिंग के बारे में मैं ये कहूंगा कि देखिए, वी हैव टू लर्न ऑन द जॉब, मतलब हम सब सीख रहे हैं, एंड स्पेसिफिक टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक हो गया। एज फार एज जो वर्ल्ड का सीन है और संभल गया है, मुझे लगता है इंडिया का भी वही होने वाला है। बाकी की कंट्रीज इतनी छोटी हैं। आप इटली सोचिए, इटली इतनी छोटा है, जितना महाराष्ट्र की पॉपुलेशन नहीं होगी उतनी पूरी इटली की होगी, या आप UK की देख लीजिए। अगर मेरा को लगता है मुंबई का एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे जाएगा जैसे न्यूयॉर्क का हुआ, और वो ही दिल्ली में होगा। एक समय आता है जब ये तेजी से स्प्रेड होती है, उसके बाद कम्युनिटी में स्प्रेड होके हर्ड इम्यूनिटी बनती है। आज आप इटली जाएंगे तो टूरिज्म भी खुल गया,
बाकी स्पेन जाएंगे तो बीचेस खुल गई हैं, न्यूयॉर्क जाएंगे तो पूरा न्यूयॉर्क खुल गया है। ये सारे 2 महीने का खेल होता है। और आई थिंक मेरे भी हिसाब से आज बॉम्बे आप देखिए कर्व फ्लैट हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये सारा जो पूरा स्प्रेड है ये 2 या 3 महीने में हर्ड कम्युनिटी में फैल के सब अच्छा हो जाएगा। तब तक फोकस हैज टू बी कि मेडिकल फैसिलिटी स्पेशली आईसीयू की सुविधा करना और लोगों के मन से डर निकालना, आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण है। और स्पेसिफिक टेस्टिंग करना, बंदा एडमिट हो रहा है उसको करना है। रैंडम टेस्टिंग प्रोबेबली इज गुड फॉर एवरीबडी, बट अगर आपकी रिसोर्सेज कम है तो स्पेसिफिक टेस्टिंग करना और स्पेसिफिक हेल्प, कोरोना वॉरियर्स को सपोर्ट करना, ये सब करिए। ट्रीटमेंट फैसिलिटी बढ़ाइए, सब ठीक हो जाएगा 2 या 3 महीने में। बिकॉज बट नंबर्स विल राइज, अभी गाँव में जाएगा एंड दिस इज द वे ऑफ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ एनी एपिडेमिक। ये सिर्फ ये बीमारी के लिए नहीं है, कोई भी एपिडेमिक आप देखिएगा वो ऐसे ही होता है। और आपका एक और क्वेश्चन था कम्युनिटी स्प्रेड के बाद जो एसिम्प्टोमेटिक लोगों को अभी कोरिया में चेक किया है, 150 को रिलैप्स हुआ लेकिन सबको इम्यूनिटी हो गई। सो आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू, मेरा ये ओपिनियन है, ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग, कि इम्यूनिटी आएगी। वो 3 महीने की आएगी कि साल की आएगी कि 3 साल की आएगी, ये इस समय जानना मुश्किल है। आपने कहा चैलेंज है ये कि आईसीयूज को हमको तैयार रखना होगा, बेड्स को तैयार रखना होगा। नंबर ऑफ केसेस जब रोमिल टिक्कू साहब बढ़ेंगे तो आईसीयू या बेड्स की अवेलेबिलिटी को ऑगमेंट कर लिया जाएगा या उसमें भी हमारी लिमिटेशंस हैं? फिर हमारी लिमिटेशंस के हिसाब से ये तय होगा कि हम कितने लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे हॉस्पिटल्स में, बाकी लोगों को कह देंगे आप घर में अपना इलाज कराओ, इस हिसाब से चलेगा? या हम अपनी चीज़ों को ऑगमेंट कर लेंगे और कर चुके हैं और लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको सुविधाएं दे पाने की स्थिति में है? भारत का सिनेरियो मोटे तौर पर क्या दिख रहा है? देखिए, अभी तक तो ऑगमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। हर दिन आप सुन रहे हैं कि 22 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ा दिए गए हैं, स्टेडियम्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स बनाए जा रहे हैं, जीटीबी को इन्वॉल्व कर लिया गया है। अभी तो हो रहा है ऑगमेंट। फिर भी आप जो सुन रहे हैं कि बेड्स नहीं मिल रहे, ये स्पेसिफिक बड़े हॉस्पिटल्स की बात है। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि एक भी बेड अवेलेबल नहीं है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स देखें, वहाँ खाली हैं बेड। बाकी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर बेड खाली है। अब आप टॉप हॉस्पिटल्स की बात करोगे, मैक्स है या गंगाराम है या अपोलो है, तो वहाँ पर शायद मुश्किल होगी बेड लेना, स्पेशली आईसीयू बेड। जैसे सब लोग बोल रहे हैं आईसीयू बेड्स बहुत कम होते हैं वैसे ही, और मुश्किल होता है टॉप हॉस्पिटल्स में। मगर बाकी हॉस्पिटल्स में तो धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। बट ये जो आपका सवाल है कि आगे क्या होगा, अगर केसेस बढ़ते गए जैसे बढ़ रहे हैं अभी, तो मुश्किल तो होनी है, साथ साथ बढ़ाते रहना पड़ेगा। अभी कुछ जगहों पर कोविड है, नॉन कोविड है, जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे मे बी कोविड का ज्यादा परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, मे बी फुली कोविड करने पड़ेंगे काफी सारे हॉस्पिटल्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, जो बाहर हुआ था, इटली में हुआ था या अमेरिका में हुआ था, वहां तो वो लोग डिसाइड कर रहे थे किसको वेंटिलेट करे किसको नहीं करे, इतनी ओवरवेल्म हो गई थी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ की। अब आप अगर कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, जहां पर वैसे ही हेल्थ केयर की क्वालिटी खराब है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है, तो हमारा तो हाल बुरा होना ही था, वो जब जो सबने प्रेडिक्ट किया था। मगर लॉकडाउन के कारण वो बच गया था। बट जैसे इकोनॉमी खुल रही है, मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, ऑफिसेज खुल रहे हैं, तो केसेस बढ़ने शुरू हो गए। ये एक्सपेक्टेड भी था। मगर मैं कहना चाहूंगा कि केसेस को देख के हमें डरना नहीं है, वो तो एक्सपेक्टेड था ही और आगे और भी बढ़ेंगे। बट जो हम सब कह रहे हैं कि हमको लाइफ बचानी है, मरने नहीं देना किसी भी पेशेंट को। कोविड का जो भी पेशेंट है उसे बेड मिलना चाहिए, इसी पे सारी फोकस होनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितने बेड किस हॉस्पिटल में, घर पे बैठ के आदमी को पता होना चाहिए, सो दैट वो डिसाइड करे मेरे को इस हॉस्पिटल में जाना है। ये नहीं कि वो सांस फूल रहा है, उसका फीवर है और वो बाहर निकल के एक से आप जो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ इंडिया में तो हाल बुरा होना ही था, जफर साहब ये एक बड़ी सच्चाई है। और देखिए, ये हाल बुरा होने वाली हालत जो है, इसमें कई जगहों पर सुविधाओं के नाम पर जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं ना, वो केवल आई वॉश साबित हो रहे हैं और इसीलिए कोर्टों को दखल देना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने दिल्ली में जो हालात थे उसको लेकर दखल दिया और कहा कि अस्पतालों में ये चल क्या रहा है। देखिए, आप अभी कोई डॉक्टर साहब कह रहे थे जिस बारे में, लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन का मकसद जो था, 3 मकसद था जो प्राथमिकता थी लॉकडाउन की। पहली बात कि इसको जो कंटेन किया जाए, दूसरी बात कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो नहीं थी, वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
जो है क्रिएट किया जाए जितना टाइम मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल से आज लोग भी सेंसिटाइज हो गए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे स्टेट बनाए, कुछ स्टेट की कमी रही है, वो ज़्यादा बातों में अपने आप को प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा रह गए। जैसे दिल्ली सरकार, इसीलिए कोर्ट को दखल देना पड़ा, इसलिए कि आपने देखा वो कितने ऐड अलग अलग स्टेट में दिल्ली गवर्नमेंट के ऐड आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऐड आ रहे हैं, लाखों पैसा करोड़ों रुपए वो ऐड में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी कोविड के लिए बेड बनाने की, वो प्राथमिकता नहीं रही। हालांकि उनके अगर आप उठा के देखिए दिल्ली की सरकार के, तो उनके मुख्यमंत्री ने मार्च का अगर उनका इंटरव्यू देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तो उन्होंने कहा था कि 100 हो, 2000 हो, 5000 हो, 50,000 हो, मेरी सारी सुविधा हम उस वक्त तक तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी चीजें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, और नहीं कुछ सरकारों ने किया है, तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जनता उसमें भुगत रही है। दिल्ली एक इसके क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, वही हमारी कोशिश रही है। हम पूरे देश में ये कोशिश कर रहे हैं कि एक भी आदमी इससे कम से कम जो है इसका नुकसान हो, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट। डॉक्टर रजनीश कपूर के पास में चलना चाहूंगा सर, आपके पास में फिर आता हूं, वक्त क्योंकि कम है। डॉक्टर रजनीश कपूर, एक सामान्य आदमी जो बेचारा ये सब देख रहा है, अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है, आशंकाओं में है, उसको ये भी नहीं पता कि वो संक्रमित हो चुका है या वो स्वस्थ है, वो एसिम्प्टोमेटिक है या वो हेल्दी है, वो क्या करे इस समय? बहुत सारी उधेड़-बुन दिमाग में चल रही है। बिल्कुल, ये बहुत फोबिया है अभी सोसाइटी के अंदर, और सब लोग इसी फोबिया से एक्चुअली पास थ्रू कर रहे हैं। दिस इज अ टफ पैच फॉर ऑल इन द सोसाइटी। तो इसमें मैक्सिमम जो हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम बचत करें। बचत के सब चीज जो स्टेप्स हैं वो बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं। मास्क पहनना है, अपने आप को डिस्टेंस करना है। तो अगर कुछ भी उनको लगे दैट वो किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं या सस्पिशियस कांटेक्ट में है, तो टेस्ट कराने से हिचकिचाएं नहीं। मैं दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, कल भी मैंने बात किया था दिनेश, वो ये है कि अभी भी मैं ये एडवाइस करूंगा गवर्नमेंट्स को, एक इस सिचुएशन में वॉर रूम्स क्रिएट करें। जैसे दिल्ली है तो 5 से 10 वॉर रूम्स दिल्ली के अंदर होना चाहिए, अलग अलग रीजन्स में। डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स दोनों मिलके उस वॉर रूम को चलाएं। गवर्नमेंट उस वॉर रूम में उस रीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, उस रीजन का सारा डेटा होना चाहिए। कौन लोग वहां इन्फेक्टेड हैं, कौन लोग हैं जो इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में हैं, और जिनको पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिनका टेस्ट करना चाहिए। सो वो डेटा के अनुसार ही हम इस चीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और मैक्सिमम जानें बचा सकते हैं, मोर्टेलिटी कम से कम रख सकते हैं, अगर हमारे पास डेटा का स्ट्रेंथ होगा। हो क्या रहा है, सब लोग आगे तो आ रहे हैं टीवी के अंदर, बट इस ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। देयर हैज टू बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पे डेटा एनालिस्ट, डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलके काम करें और 24/7 काम करें, तभी इस चीज का हल ज्यादा अच्छा निकल पाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी में आज की चर्चा का निष्कर्ष ये कि वो सिस्टम हो या फिर एक इंडिविजुअल, हमको औपचारिकता निभाने से बचना होगा। हमको इस मामले की संजीदगी समझनी होगी, क्योंकि अब ये चैलेंज हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा हो रहा है, और अगर आखिरकार हमको इस पर जीत पानी है तो फिर दिखावा छोड़कर असलियत में ठोस काम करने शुरू कर देने होंगे। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।